वेलकम टू यूट्यूब चैनल साइंस सरल भाषा में। वीडियो को पूरा देखें और लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर। मानव में आज हम निषेचन, फर्टिलाइजेशन व अंतरोपण इम्प्लांटेशन पढ़ेंगे। वीडियो को बार बार एवं बीच बीच में रोक कर देखें तथा समझें। मेरा पिछला वीडियो मासिक चक्र पर था और आज का वीडियो है फर्टिलाइजेशन। ये अध्याय 3 से सारे टॉपिक चल रहे हैं। आप वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि जितना भी वीडियो मेरा है वह सबसे पहले आपको मिल सके, सबसे पहले आप उसको देख सकें। और जितने भी बच्चे हैं आपसे जुड़े हुए या और भी बच्चे जो हैं उन्हें शेयर करें, उन्हें बताएं और सभी लोग मिलजुल के पढ़ें, नोट्स भी बनाते रहें, पूरा वीडियो देखें। ठीक है। आज का हेडिंग है मेरा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन निषेचन क्या होता है सबसे पहले ये जानेंगे। तो हमने नर युग्मक ओके, इसका नाम होता है शुक्राणु एवं मादा युग्मक अंडाणु, इन दोनों के निर्माण और इन दोनों के बारे में लगभग हमने पढ़ चुका है। तो यहाँ शुक्राणु और जो अंडाणु है ये दोनों जब आपस में मिलते हैं, संलयित होते हैं, ये दोनों जो सेल हैं वह एन सेल है यानी अगुणित है। और ये दोनों जब मिलते हैं इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23। ये दोनों जब मिलते हैं प्लस होते हैं तो ये एक बनाते हैं पूर्णतः द्विगुणित सेल और इसमें क्रोमोसोम की संख्या हो जाती है, गुणसूत्रों की संख्या 46 और इसको बोलते हैं हम, इस रचना को युग्मनज। क्या बोलते हैं? युग्मनज। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से युग्मनज बना, इनका मिलन ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। ठीक है। इनका मिलना ही निषेचन है। तो नर युग्मक व मादा युग्मक का मिलना क्या कहलाता है? निषेचन। तो मिलने शब्द पे और भी शब्द है इसमें, जैसे संलयित होना, संलयित होना। ठीक है, एक मिनट, संलयित होना। ठीक है, संयुग्मित होना या युग्मित होना। ठीक है, या संगलित होना, संगलित। कई शब्द हैं ऐसे। ये सारे शब्द यही निर्देश करते हैं, यही संकेत करते हैं कि दो शुक्राणु और अंडाणु क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं और मिलकर द्विगुणित सेल युग्मनज का निर्माण करते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। समझ में आ रहा है? अब आप निषेचन में थोड़ा सा फिगर से समझ लो कि फिगर ये कैसा, फिगर से इसको समझेंगे हम। जैसे देखिए आप कि निषेचन में आप देखोगे फिगर के माध्यम से, यहां हम बता दे रहे हैं। तो फिगर ये देखिए, ये हमारा मादा जनन तंत्र का फिगर है। ठीक है, मादा जनन तंत्र में यहां अंडाशय होता है। ठीक है, ये दो अंडाशय, एक जोड़ा अंडाशय होता है। ठीक है, और ये दोनों अंडाशय गर्भाशय की दीवार से जुड़े होते हैं। ठीक है, किसके दीवार से? गर्भाशय की दीवार से जुड़े होते हैं। यहाँ पे ये अंतः स्तर होता है इसका गर्भाशय का। ठीक है, इसी पे मैं पूरा बता दूंगा। और ये योनि होता है, आप पूरा पढ़ चुके हैं, हम स्ट्रक्चर इसका बताए हैं, बनाए भी हैं। ये सर्विक्स होता है। इसी योनि में जब संभोग होता है तो स्खलित जो वीर्य होते हैं, जो स्खलित वीर्य होता है, इसकी मात्रा जो होती है 3 से 4 ml होती है। कितनी होती है? 3 से 4 ml। किसकी मात्रा होती है? वीर्य की मात्रा होती है। ठीक है, वीर्य की मात्रा कितनी होती है? 3 से 4 ml।
अब 3 से 4 ml वीर्य में शुक्राणु बहुत ज्यादा करोड़ों शुक्राणु होते हैं। हमने 20 से 30 करोड़ बताया है, कहीं 8 से 10 करोड़ दिया है। तो अलग अलग बुकों में अलग अलग राइटर्स के अनुसार छपते रहते हैं। तो बहुत सारे, ये तो है कि बहुत ज्यादा मात्रा होता है करोड़ों में। तो ये करोड़ों शुक्राणु यहां से चलना आरंभ कर देते हैं, ठीक है। और चलते चलते सर्विक्स को पार करते हैं और गर्भाशय में अपनी पूंछ को गतिशील करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ने में ये सीधे जाते हैं फैलोपियन ट्यूब की तरफ, जहां 14वें दिन निर्मोचित अंडाणु ये कहाँ आके रहता है? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में ये आके रहता है, ठीक है। और ये फैलोपियन ट्यूब में जब ये शुक्राणु पहुंचता है तो यहाँ क्या होता है? ये टक्कर करता है और एक साथ बहुत से शुक्राणु एक साथ एक अंडाणु को, ये अंडाणु है, यहाँ आप देखोगे ये क्या है? अंडाणु है। और इससे बहुत लाखों की संख्या में शुक्राणु इसको टक्कर मारते हैं। लाखों की संख्या में शुक्राणु इसे टक्कर मारते हैं। और जब टक्कर मारते हैं तो हमने शुक्राणु का जो शीर्ष भाग पढ़ाया था, शुक्राणु को 3 भागों में बांटा था। शुक्राणु का जो ये शीर्ष भाग होता है, इसी पर एक पदार्थ होता है, एक अग्रभाग में एक एंजाइम होता है, एक्रोसोम भाग होता है उसका अग्रभाग, और इसी से लाइसिन्स नामक द्रव स्रावित होता है। इस अग्रभाग से कौन द्रव? लाइसिन्स नामक द्रव स्रावित होता है, ठीक है। ये किससे स्रावित हो रहा है? शुक्राणु के अग्रभाग, शुक्राणु शीर्ष के अग्रभाग एक्रोसोम से ये लाइसेंस द्रव स्रावित हो रहा है। लाइसिन्स द्रव जो स्रावित हो रहा है, ये द्रव इस अंडाणु के जो बाहरी परत होता है, इस परत का नाम है जोना पेलुसिडा परत। इसका नाम है जोना पेलुसिडा। इस परत को भेदने में ये मदद करता है, ठीक है। और ये भेद कर अंदर प्रविष्ट कर जाता है। जैसे ये भेद कर अंदर प्रविष्ट होता है, ठीक उसी टाइम ये क्या करता है? एक ऐसा द्रव स्रावित करता है या उस अंडाणु को इस प्रकार प्रेरित करता है कि यह अंडाणु के जोना पेलुसिडा नामक परत में एक अलग प्रकार का बदलाव आता है, जिससे अन्य शुक्राणु इसको भेद न पाए। कहने का मतलब यह है कि इस अंडाणु से एक शुक्राणु का भेदन होना है, और एक शुक्राणु, कोई एक शुक्राणु जो ही एक्टिव हो, पहले जितना शक्तिशाली होता है, जितना सक्रिय होता है, जल्दी भेद लेता है और भेद कर इस जो जोना पेलुसिडा नामक परत है उसको इतना मजबूत कर देता है, एक अलग प्रकार का बदलाव ला देता है, जिससे दूसरे शुक्राणु उसमें भेदन नहीं कर पाते हैं। शेष शुक्राणु अपने जीवन काल के अनुसार कुछ घंटों में मर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद से ये सारी क्रियाएं खत्म होती है। आप फिगर पे ध्यान दें। और यहाँ जब फर्टिलाइजेशन यानी कि संलयन जब हो जाता है शुक्राणु और अंडाणु का, तो उसके बाद से यहाँ एक द्विगुणित सेल बनता है। क्या बनता है? द्विगुणित सेल। और ये तब द्विगुणित सेल क्या हो जाता है? इसमें कितने क्रोमोसोम हो जाते हैं? 2n, यानी जोड़ा में क्रोमोसोम हो जाते हैं, यानी क्रोमोसोमों की संख्या हो जाती है 46। और ये अब धीरे धीरे लगातार यानी कि दिन रात बढ़ते हैं। और ये बढ़ते हैं किस विभाजन से? समसूत्री विभाजन से। यानी इनमें लगातार अब समसूत्री विभाजन होने लगता है और ये समसूत्री विभाजन से बढ़ने लगते हैं। जब बढ़ते हैं तो ये 1 से 2 होते हैं, 2 से 4 होते हैं, 4 से 8 होते हैं। इस प्रकार से ये बढ़ना शुरू करते हैं। इसके बाद से एक और आता है इसमें, जैसे द्विगुणित बनता है सेल,
निषेचन के बाद तो द्विगुणित बनता है, तो इसको बोलते हैं, ये समसूत्री विभाजन इसमें होता है और इसको बोला जाता है युग्मनज। क्या बोला जाता है? युग्मनज। ठीक है, इसको बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। अब यहां पे देखोगे आप, ठीक है, अब युग्मनज के बाद आता हमारा अगला हेडिंग जिसका नाम है अंतररोपण। क्या नाम है? अंतररोपण। अंतररोपण, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन। अब ये इम्प्लांटेशन थोड़ा सा आप समझिए, इम्प्लांटेशन क्या है पहले शॉर्टकट में समझ लीजिए, फिर उसको हम बताएंगे विस्तार से कि ये होता कैसे है, ये सारी प्रक्रिया कैसे होती है। इम्प्लांटेशन क्या है? ठीक है, इम्प्लांटेशन क्या है कि जब निषेचन बाद, ऐसे कहिए, निषेचन बाद बना युग्मनज से भ्रूण, बना युग्मनज, निषेचन बाद बना युग्मनज से भ्रूण का गर्भ में, ठीक है, का गर्भ में आकर एक परत द्वारा ढक जाना, एक परत द्वारा ढक जाना और वृद्धि करना ही क्या कहलाता है? अंतरोपण कहलाता है। जब ये एक परत द्वारा ढक जाता है इसमें आकर, ठीक है, कौन? भ्रूण। भ्रूण यहाँ रहता है और जब यहां से ये भ्रूण चलता है तो इस लगातार सेलों में वृद्धि होती है और लगातार सेलों में वृद्धि होती है और वहीं आकर यहाँ पर ढक जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? अंतरोपण कहते हैं। यानी कि संलयन निषेचन बाद युग्मनज का कोरक पुटी रूप में, किस रूप में? कोरक पुटी रूप में क्या होना? गर्भाशय के अंतः स्तर, गर्भाशय के अंतः स्तर कोशिका परत से आवृत हो जाना क्या कहलाता है? अंतरोपण कहलाता है। तो कोरक पुटी रूप में ये आकर गर्भाशय के अंतः स्तर के दीवार से, अंतः स्तर के दीवार से एक परत के रूप में ये ढक जाता है और इसी में विकास वृद्धि होने लगता है। अब ये कहलाता है गर्भ। क्या कहलाता है? गर्भ कहलाने लगता है। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया होती कैसी है, ये आप देखोगे, इसके ये पूरी प्रक्रिया आप समझ लो कि ये पूरी प्रक्रिया कैसे होती है इसमें। तो यहां युग्मनज बनता है, आप इसको पूरा समझो। आप यहां युग्मनज बनता है और ये युग्मनज धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ये एक सेल है, एक सेल जब बढ़ा तो कितना सेल बना? 2 सेल। ये युग्मनज है, 2 सेल बना, 2 सेल से कितना होगा? 4 सेल, 4 सेल से कितना होगा? 8 सेल, 8 सेल से कितना हो जाएगा? 16। और इस तरह से जब 16 सेल हो जाते हैं, ठीक है, तो इसका आकार, इसका जो और एक और बात है इसमें, जितना सेल इसमें बढ़ता है ना उसको सबको कोरक खंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरक खंड या ब्लास्टोमियर्स। और इन ब्लास्टोमियर्स में यहां जब ये स्थिति आती है तो इसका एक अलग नाम होता है, इसको बोलते हैं तूतक या मोरूला। क्या बोलते हैं? तूतक या मोरूला। क्या बोलते हैं? तूतक या मोरूला बोलते हैं। यही तूतक या मोरूला 1 सप्ताह में वृद्धि कर कोरक पुटी के रूप में चेंज हो जाता है, इसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ये कितने दिन में बढ़ता है? 1 सप्ताह में, 1 सप्ताह में वृद्धि कर यह कौन सी रचना बना देता है? इस रचना को हम कहते हैं कोरक पुटी। कोरक पुटी कहते या ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। यहां लिख दे रहे हैं हम, इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं इसको? ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट यहां आता है जब गर्भ में, यानी कि सॉरी गर्भ में नहीं, ये इसको गर्भाशय बोलते हैं, बच्चेदानी। ये जब गर्भाशय में आता है तो ये क्या होता है, यहाँ पे जैसे आता है तो इसके बाहरी जो परत होता है,
इसका जो बाहरी परत होता है, यह परत बाहरी परत इसको बोलते हैं पोषकोरक। क्या बोलते हैं? पोषकोरक। पोषकोरक। अब ये पोषकोरक जो होता है, या इसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है। अब ये ट्रोफोब्लास्ट जो होता है, ये गर्भाशय के अंतःस्तर दीवार से जाकर क्या होता है? मैच कर जाता है, मिल जाता है। ठीक है। जैसे ही मिलता है वैसे ही गर्भाशय के अंतःस्तर के जो दीवार होते हैं, इसके जो सेल होते हैं, इसमें लगातार समसूत्री विभाजन होने लगता है। क्या होता है? गर्भाशय का यह अंतःस्तर दीवार है, इसको कहते हैं गर्भाशय अंतःस्तर दीवार। और इनके सेलों में इनके सेल लगातार समसूत्री विभाजन से वृद्धि करने लगते हैं और वृद्धि करके इसके ऊपर एक आवरण बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? इसके ऊपर एक आवरण बना लेते हैं और इसको ढक लेते हैं। ठीक है। जैसे इसको ढक लेते हैं, अब यहाँ पे अंतरोपण प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। क्या होती है? यहाँ पे अंतरोपण प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। फिर एक बार हम दोहरा दे रहे हैं, आप धीरे धीरे देख लें। यहाँ पे युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज। युग्मनज कब बनता है? निषेचन के बाद। जब युग्मनज बनता है तो उस द्विगुणित, ये युग्मनज कौन सेल है? द्विगुणित सेल है, यानी इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई है? 46। जैसे युग्मनज बनता है, ठीक युग्मनज के बाद लगातार इस द्विगुणित सेल में समसूत्री विभाजन होता है और वृद्धि होने लगता है। यह 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और इन सभी इस तरह के सेलों वाली रचना को 16 तक को क्या कहते हैं? इनको बोलते हैं कोरक खंड। इन प्रत्येक सेलों को कोरक खंड बोलते हैं। जैसे ये 4 कोरक खंड का हो गया, ये 8 कोरक खंड, ये 16 कोरक खंड, कोरक खंडों से मिलकर ये बन जाते हैं, कोरक खंड इनको बोलते हैं। और ये लगातार वृद्धि करते हैं और वृद्धि जैसे करना शुरू करते हैं, वहीं पे ये भ्रूण कहलाने लगते हैं। और ये भ्रूण कई सेलों वाला धीरे धीरे ये फैलोपियन ट्यूब से सरकता हुआ नीचे आता है। और यह जो तूतक या मोरूला है, जब ये 16 सेल का कोरक खंड हो जाता है तो उसे तूतक या मोरूला बोलते। यह 1 सप्ताह के अंदर और वृद्धि करके एक रचना बनाता है और इस रचना को बोलते हैं कोरक पुटी या ब्लास्टोसिस्ट। कोरक पुटी या ब्लास्टोसिस्ट। और यह ब्लास्टोसिस्ट आ जाता है एकदम गर्भाशय में, बच्चेदानी में, यूटेरस में। और ये इसके ऊपर एक परत होती है, इस परत का नाम है पोषकोरक या ट्रोफोब्लास्ट। इस परत का नाम है ये कोरक पुटी के बाह्य परत है। और इस परत का सेल गर्भाशय के अंतःस्तर दीवार के सेल से मैच कर जाता है। जैसे मैच करता है, गर्भाशय अंतःस्तर के दीवार के सेल में लगातार समसूत्री विभाजन होती है और समसूत्री विभाजन से एक परत का विकास होता है और इस परत के निर्माण से, इस परत से इसको ढक लिया जाता है। इसी परत के अंदर ये धीरे धीरे गर्भ विकास करता है और गर्भ आगे विकास करते हुए इसमें विभिन्न संरचनाएं बनती हैं। इन सब की जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे। आज के लिए इतना ही काफी। इसके बाद का जो वीडियो होगा अगले हेडिंग के लिए होगा। आप वीडियो देखते रहें और क्वेश्चंस अपने बुक से करते रहें। जो भी क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक से जुड़ा हुआ मिल रहा है या जो जितने भी वीडियो मैंने बना दिए हैं, उन वीडियो को समझें, आप देखें और जितने भी बुक में क्वेश्चन मिल रहे हैं उसको आप हल करें। नहीं समझ में आ रहा है हमें कमेंट में लिख के भेजें या व्हाट्सएप नंबर है मेरा, उसमें भेजें। और जो भी वीडियो में कुछ भी आपको दिख रहा है कि ये गड़बड़ है या ऐसा लग रहा है या ये चीज नहीं आ रहा है, तो उसको आप कमेंट में लिख के भेजें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मन लगा के पढ़ें, मेहनत करें। लॉकडाउन में जितना हो सके उतना मेहनत करें, रिवीजन करें, दोहराते रहें